हूं कि 70% याद हो गया होगा आपको। अब इसको फैक्ट के रूप में शायद नोट्स आपको मिल चुका है कि जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है? 0.6% है। क्या जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति क्या है? 0.6% है। नोट, भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या, ध्यान रखिएगा, भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में ही रहती है। पूरे भारत में जितने भी अनुसूचित जनजाति हैं उस पूरी जनजातियों का 1.09% उत्तर प्रदेश में है, जबकि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 0.6% है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, खरवार है वहां पर। उत्तराखंड के पृथक होने के बाद 2003 के संशोधन आदेश द्वारा 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया और प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछा जाएगा 10। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि 2003 में एक साथ कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था? तो 10 जनजातियों को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब जनजातियां कहां पाई जाती हैं? डिस्ट्रिक्ट को देखने के लिए यहां देख लीजिए, फैक्ट आप नोट से याद करिए, मैंने मैप से आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब ध्यान दीजिए, बजहर एक त्योहार होता है, बजहर नाम का एक पर्व होता है, एक त्योहार जिसको वो मनाते हैं। जनजाति की यदि बात करूं मैं तो ये थारू जनजाति है, ये कहां पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, बहराइच और श्रावस्ती। इन जिलों में क्या पाई जाती है? इन जिलों में पाया जाता है खीरी, कुशीनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती। इन क्षेत्रों में थारू जनजाति पाई जाती है। और बुक्सा या भोक्सा या शब्द का प्रयोग किया है, या का मतलब चाहिए चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर आपकी कौन सी जनजाति पाई जाती है? बिजनौर। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बिजनौर जनजाति पाई जाती है। और फिर आप ध्यान रखिएगा, इसी गौंड जनजाति में गौंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगौंड जनजाति है। 6 जनजातियां हैं समूह में। और ये सब कहां निवास करती हैं? ये जो पिंक कलर वाला मैंने व्हाइट कलर वाला दिखाया था, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, बस्ती में, गोरखपुर में, देवरिया में, मऊ में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, मिर्जापुर, सोनभद्र क्षेत्र। ये पूरा मैपिंग बता दिया। मैपिंग आपको तैयार है कि कहां पे कौन सा जिला है? तो इसलिए तो मैंने मैप में दिखाया कि डिस्ट्रिक्ट रखने की आपको आवश्यकता न पड़े। और खरवार या खैरवार जनजाति जो है, ये आपका नीचे वाला एरिया लेकर कोने वाला एरिया। आपने देखा कि मैपिंग में मैंने क्या बताया था? इस एरिया पे मैंने बताया था, ये जो बेल्ट था ये आपका था खरवार और खैरवार वाला। तो देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, सोनभद्र है और वाराणसी है। आगे बढ़ते हैं। 2 जनजाति मैंने वहां मैपिंग में नहीं शो किया, कभी पूछा नहीं गया आज तक, पाखा और पानिका। पाखा और पानिका जनजाति आपका कहां निवास करती है? ये सोनभद्र एवं मिर्जापुर में। कहां? सोनभद्र एवं मिर्जापुर में निवास करती है। जबकि आपकी शहरिया, हा कई है, पहरिया, अगरिया, बैगा, भुइया, तो सारे आ वाले आपके सोनभद्र में, केवल शहर वाला सहरिया जनजाति आपका ललितपुर में है। ठीक, अब उसके बाद आपका देखिएगा, ये इसमें कौन कौन सी जनजाति है? इसमें पहरिया है, बैगा है, अगरिया है, पटारी है, भुइया है। दो अलग है, ये भुइया है, अंक की बिंदी लग गई बस। और ये चेरो, ये सारी जनजातियां आपकी कहां की हैं? ये सारी जनजातियां आपकी सोनभद्र में निवास करती हैं। कहां? सोनभद्र में निवास करती हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह गौंड है। ये बहुत सारी किताबों में आज भी थारू दिया है। थारू ना तो नंबर 1 पे है, ना तो नंबर 2 पे है, बल्कि नंबर 3 पे है। ये बहुत सारी बुक्स में थारू दिया है, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुभम पंडित जी कह रहे हैं सर हमें लगता है कि अजय वर्मा जी की बात से आप आहूत हुए। नहीं, आहूत क्यों होंगे? उन्होंने जहां तक सोचा वहां तक हमने सोचा ही नहीं। जहां तक उन्होंने सोचा कि आपने उसमें क्या हुआ, अगर उसको वो लेना होता तो हम कब लेके बैठे होते भाई। जब आपका उड़ान बहुत ऊंचाई तक होती है ना, तो आप नीचे की चीजों पर नहीं ध्यान देते हैं। तो ऐसे नहीं, अगर एक टीचर हो गया इनकी अपने स्टूडेंट के किसी बातों से मैं नाराज होगा या आहूत होगा, तो ये मेरी गरिमा के खिलाफ होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं बता रहा था उनका लेवल देखिए कहां तक उन्होंने सोचा है, ये मैं बता रहा था। ऐसा नहीं है, इनकी बातों से मैं क्यों होगा, मुझे क्या करना है, कहां जाना है, और इसके लिए वो बातें कोई नहीं माने रखती है। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह क्या है? गौंड। एक्चुअली जब बहुत छोटी सी उम्र में कोई व्यक्ति आपके सामने आकर नेतृत्व करने लगता है ना, तो आपको भरोसा नहीं होने पर लगता है कि ये क्या कर रहे हैं आखिर। तो इस बात का भरोसा जब नहीं पड़ता। कई बार टीचिंग में इस बात का भी होना जरूरी है ना कि वो दिखना चाहिए कि 45-50 साल के ऊपर है। जब आपके सामने 25-30 साल का लड़का आकर आपके सामने रिप्रेजेंट करता है तो पच नहीं पाती कई बार बातें, आखिर हो क्या रहा है, ये करना क्या चाहते हैं, अब ये क्या है। तो ये रहस्य है, इसको रहस्य रहने दीजिए और जीवन के किसी मोड़ में पता चल जाएगा हम क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह ये जो है आपका गौंड है। और उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है कौन सा? खरवार। हम तो बहुत हंसखुशदिल आदमी है, लेकिन किसी भी टीचर से ऐसा सवाल मत किया करिए कभी भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है आपकी वह थारू है। क्या है? वह थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वह थारू जनजाति है। ये किताबों में कई जगह थारू को नंबर 1 पे दे दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जनजाति समूह है वह गौंड है। जनसंख्या के आधार पर, हाँ जनसंख्या के आधार, रामकृष्ण भैया ये जनसंख्या के आधार पर है। अब आगे चलते हैं। प्रदेश के जालौन तथा अयोध्या जिले में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है।
ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर गौंड समूह जनजाति है, दूसरे पे खरवार है, तीसरे पे थारू है। कई जगह थारू किताबों में दिया, स्टूडेंट्स बार बार कंफ्यूज होते हैं। तो प्रदेश के जालौन तथा अयोध्या जिले में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। थारू समूह में शामिल कितनी जनजातियां हैं? केवल एक, वह थारू ही है। गौंड समूह में शामिल जनजातियां कितनी है? 6। कौन कौन? गौंड तो है ही है। फिर मैंने तरीका क्या बताया था? धुरिया किसके साथ? नायक के साथ। कहां पर? पठार पर। क्या कर रही है? ओझाई कर रही है। तो मतलब याद करने का ये तरीका है। तो गौंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगौंड, ये सब कौन सी हैं? ये गौंड समूह में शामिल जनजातियां हैं। क्या? गौंड समूह में शामिल जनजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं। खरवार समूह में शामिल जनजातियां हैं। खरवार समूह में शामिल जनजातियां कौन कौन सी हैं? खरवार या खैरवार। क्या? खरवार या खैरवार, ये किसकी जनजाति है? खरवार समूह में शामिल जनजातियां हैं। क्या? खरवार समूह में शामिल जनजातियां हैं। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, प्रदेश की जनजातियों जो सूचीबद्ध नहीं है, 2 जनजातियां ऐसी हैं जिनको सूचीबद्ध नहीं किया गया है, वो 12 अनुसूचित जनजातियों में, जबकि वो जनजातियां हैं कौन कौन सी हैं? वह है आपकी माहीगीर और बनरावत। ये 2 ऐसी जनजातियां प्रदेश की हैं जिनको अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। कौन थारू जनजाति का है? भाई देखिए, आपके बीच एक जनजाति के स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं, रामकिशन राणा, ये थारू जनजाति के हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, तब तो आप बहुत बेसिक तरीके से इसकी सारी बातों को जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हर जनजाति के बारे में 2 विशेषता जान जाइए कि माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है, ये पहले ही पता हो गया। माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि माहीगीर जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना। ये मछली पकड़ने का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मछली पकड़ने का काम करते हैं। अभी आगे डिस्कस करते हैं, शायद सिद्दीकी आगे डिस्कस कर देंगे अभी तुरंत, इसके बाद तुरंत आ जाएगा। तो अभी देखते हैं कि कौन पितृसत्तात्मक है या कौन मात्र सत्तात्मक है। आगे बढ़ते हैं। जौनसारी, जौनसारी के बारे में कोई डिस्कस करने के लिए कह रहा था। तो जौनसारी जनजाति द्वारा विक्स, पचाई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं जौनसारी जनजाति के द्वारा। और या रासो, झेला, जंगबाजी, सराई तथा अंडे कांडे नृत्य, ये जौनसारी जनजाति से संबंधित हैं। ये सारे नृत्य जौनसारी जनजाति ही द्वारा किए जाते हैं। प्रश्न आता नहीं जौनसारी, इसलिए मैंने मैपिंग में इसको नहीं बताया। आगे बढ़ते हैं। बुक्सा या भोक्सा जनजाति, यदि बुक्सा या भोक्सा जनजाति की बात करें तो बिजनौर में पाई जाती है। क्या? बुक्सा या भोक्सा जनजाति जो होती है यह बिजनौर में पाई जाती है। और इनका संबंध किस घराने से है? इनका संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। क्या? इनका संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बुक्सा जनजाति का पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको तखत कहलाया जाता है। क्या कहलाता है? तखत कहलाता है, जो पंचायत का जो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होता है। और बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं ये लोग? ये उपासना जो करते हैं ये चामुंडा देवी की करते हैं। और बुक्सा जनजाति के लोग की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि का कार्य करते हैं। और इनमें पितृसत्तात्मक परिवार, ये बुक्सा जनजाति में मैंने बताया था भैया। और इसमें पितृसत्तात्मक परिवार कहां पे होता है? ये बुक्सा या भोक्सा के लिए मैंने बताया था। इनमें पितृसत्तात्मक परिवार प्रथा, विधवा विवाह और बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। क्या? इनमें पितृसत्तात्मक परिवार प्रथा, विधवा विवाह और बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। खरवार, खरवार या कर्मा जनजाति, सॉरी कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। क्या? कर्मा जो है ये आपका, ये खरवार जनजाति का नृत्य है। कल वन लाइनर में क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, एग्जाम में पूछा भी गया था कि जो कर्मा है यह खरवार जनजाति का नृत्य है। और खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यतः सोनभद्र जिले में रहते हैं। और इनका मूल निवास क्षेत्र पलामू है, झारखंड। इनका जो मेन क्षेत्र है कहां से है? वो झारखंड से है। और ये झारखंड से निवास करके उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्र में आए हैं। और ये सोनभद्र और मिर्जापुर वाला इनका मुख्य क्षेत्र है। और इनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है, इसका नाम है कर्मा। सब नृत्य है, अर्चना द्विवेदी, ये सारे नृत्य नाचे जाते हैं, नृत्य नृत्य। और जो और भी आपसे पूछ रहे हैं वो सब उत्सव है। उत्सव का मतलब उनका त्योहार होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरवारी जनजाति के प्रमुख देवता की यदि बात की जाए, ध्यान रखिएगा, खरवार जनजाति के यदि प्रमुख देवता की बात की जाए तो प्रमुख देवता कौन है? दूल्हा देव, वनसंती, धमसान और गौरैया। ये क्या इनके प्रमुख देवता हैं? इनकी उपासना करते हैं ये। खरवार जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो किसकी उपासना करते हैं? दूल्हा देव, वनसंती, धमसान, गौरैया इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। थारू समूह की यदि मैं बात करूं, थारू समूह, तो थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित है। इनका मुख्य भोजन चावल है। आपको पता है गोरखपुर वाला मुख्य एरिया इनका है ही है, वहां वर्षा ज्यादा होती है, वहां चावल भी होता है। और ये मुख्यतः गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं। कहां? ये मुख्यतः गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं, जो थारू समूह के जनजाति के लोग हैं। और थारू जनजाति के लोग, ध्यान रखिएगा, थारू जनजाति के लोग जो हैं वह घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से करते हैं। लकड़ों को नट्ठा आप लोग समझते होंगे, गांव में आप लोग देखते होंगे सरपत जैसा रहता है। और कभी कभी ऐसे लट्ठे भी आते हैं, उनका प्रयोग आप देखते होंगे। अभी भी गांव में बहुत सारे घरों में आप देखते होंगे। तो मोस्टली आपके गांव में मकान पक्के बन चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मकान आपको देखते हैं जो कच्चे मकान की तरीके से झोपड़ियां होती हैं, छान जिसको बोलते हैं आप लोग बोलचाल की भाषा में। तो लकड़ी के नरकुल, उसी को नरकुला बोलते हैं, जो सरपत जैसा मोटा आकार का होता है। लकड़ी के नरकुलों और लकड़ी के लट्ठों से वो अपने घरों का निर्माण करते थे। और थारू जनजाति में बदला विवाह था। क्या था? बदला विवाह था। और बदला विवाह से क्या तात्पर्य होता है कि अपनी बेटी को आपके दूसरे के घर में देंगे और वहां की बेटी को अपने घर में लेकर आएंगे। और थारू जनजाति के लोगों का पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रथा से संबंधित था। क्या? संयुक्त परिवार प्रथा से संबंधित है।
थारू जनजाति के लोगों को पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रथा से संबंधित है, मतलब ज्वाइंट फैमिली है इसमें। और थारू जनजाति के लोग दीपावली को, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया आपके एग्जाम में कि थारू जनजाति के लोग क्या करते हैं, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। सारी बातों को मैंने मैप में दिखाया था, उन्हीं बातों को डिस्कस क्या कर रहा हूं। हाँ, एक त्योहार और पूछा जाता है, एक बजहर नाम का कोई त्योहार होता है। आप कौन थे फ्रेंड्स, अभी बता रहे थे कि हम थारू जनजाति के हैं सर, तो आपको शायद पता होगा ये बजहर फेस्टिवल में आप लोग कैसे मनाते हैं और क्या करते हैं। हाँ, बारिश तो इधर यहाँ शाम से ही हो रही है, आज शाम से ही बहुत बारिश है, तो शायद रात से ही बारिश हो रही है, इसलिए कल रात में मैं घर नहीं निकला, स्टूडियो पे ही रुकना पड़ा, क्योंकि मुझे डर था इस बात के लिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर की तरफ जाऊं, सुबह हमारे हजारों स्टूडेंट की क्लास छूट जाए। क्योंकि मैं घर निकलता, मतलब अपने रेजिडेंस पे निकलता और मुझे स्टूडियो तक आना पड़ता, तो सुबह मुश्किल था, क्योंकि सुबह और भी क्लासेस हमारे टीचर्स की जो थी क्लास हो नहीं पाई, कोई नहीं पहुंच पाया। और मुझे रात से मौसम देखने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि सुबह ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, और हजारों की संख्या में हमारी लाइव क्लास में करंट में आते हैं, और उसमें कई हजार बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास के लिए, तो मुझे लगा कि सबका डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए मैं रात में आज यहीं रुका कि सुबह क्लास मेरी करंट वाली मिस न होने पाए। तो बारिश तो यहाँ रात से हो रही है। तो बजहर की यदि बात करें फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, तो बजहर नामक पर्व जो है ये थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक संरचना को लेकर कभी कभी प्रश्न आता है, यदा कदा, कभी कभी बहुत रेयर केस में आया है। तो शारीरिक संरचना की यदि बात करूं तो यह कद में छोटे होते हैं, इनकी चौड़ी मुखाकृति होती है, मतलब मुंह थोड़ा चौड़ा होता है, चौड़ी मुखाकृति होती है, और चमड़ी का पीला रंग, जिसे आप बोलचाल की भाषा में गेहुआ रंग कहते हैं, ये चमड़ी का पीला रंग होता है। एकता मिश्रा सर, ये सर लकड़ी से बहुत अच्छा घर बनाते हैं। हाँ, चलिए नोट। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है, तथा उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया है। बस यहां से बाहर आपके जनजाति में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। किताब को पढ़ते हैं, वहां बहुत सारी चीजें जनजातियों को लेकर दिए गए हैं, जितना मैंने बताया इतना फोकस करिएगा, पूरी संभावना है पीसीएस समीक्षा अधिकारी हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। स्पष्ट। अब हम लोग